चलिए, गुड इवनिंग सभी को। लेखराज, रोशनी पटेल, वर्षा पटेल, आकांक्षा, सुशील, नीलेश, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। आकाश, सभी को नमस्कार। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशाल पटेल, गुड इवनिंग। निशा, सोनाली, पुष्पेंद्र, सभी को मेरा नमस्कार। चलिए, शुभम, आ जाइए जल्दी जल्दी। हेमंत उपाध्याय, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंडोक्राइन सिस्टम। इसे हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे ना। भावना, मुकेश, सभी को मेरा नमस्कार, आ जाइए। इसे हार्मोनल सिस्टम भी कहा जाता है। ओवरऑल बात करें तो हम लोग क्या है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्मोन क्या है, एक प्रकार के क्या है, केमिकल होते हैं ये, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ जो है वो कार्य करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें प्रोटीन भी होता है और इनमें क्या है, वसा या फैट भी होता है। हार्मोनल जो है वो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। हार्मोनल सिस्टम की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसकी 3 कैटेगरी हैं। इसमें कुछ ग्रंथियां शामिल होती हैं। तो एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में कहते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियां। बाह्य स्रावी ग्रंथियां एक होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन्हें कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसके अलावा एक होती हैं हेटेरोक्राइन, हिंदी में हम लोग कहते हैं एक ही होती है ये। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि। या मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। जनरली कई बुक में 2 ही प्रकार की लिखी होती हैं, ये एक्सो और इंडो, लेकिन एक थोड़ी सी अलग होती है, इस कारण उसकी कैटेगरी क्या है, अलग कर दी जाती है। बाह्य स्रावी ग्रंथियों की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका ये मतलब होता है, ये इनमें एक नलिका पाई जाती है, विच हैव डक्ट। डक्ट का मतलब क्या होता है, एक तो जो है वो ट्यूब सुना होगा आपने, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, नलिका कहते हैं या नली कहते हैं, ट्यूब, है ना। ट्यूब के अलावा फिर आपने देखा होगा इससे थोड़ा छोटा भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वेसल्स कहलाता है। वेसल को भी हम लोग क्या कहते हैं, नलिका कहते हैं, ठीक है ना। ट्यूब का मतलब भी क्या है, नलिका या नली। वेसल को भी हम लोग क्या कहते हैं, नली कहते हैं। और उसके अलावा एक और जो है वो शब्द आया है डक्ट। डक्ट को भी हम लोग क्या कहते हैं, नली कहते हैं, है ना।
तो ये थोड़ी सी मोटी होती है, उससे पतली ये रहेगी, और सबसे पतली जो है वो रहती है डक्ट। बस यही डिफरेंस रहेगा। तो नलिका जो है वो इसमें क्या है, पाई जाती है। विच हैव डक्ट, अभी मैं बताता हूं, नलिका युक्त होती है ये, और इंडोक्राइन ग्लैंड की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या करती हैं, ये डक्ट लेस होती हैं, ये विदाउट डक्ट या डक्ट लेस होती है, ये नलिका विहीन। और मिश्रित ग्रंथि जैसा नाम से ही लग रहा है कि इसमें दोनों होंगी, डक्ट भी होती है प्लस डक्ट लेस, दोनों होती है। ये कुछ ऐसे होती हैं कि इसमें डक्ट भी लगी रहती है और कुछ में क्या है, ये डक्ट नहीं भी लगी रहती है। नलिका विहीन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये एंजाइम का स्रावण करती हैं, है ना। ये जो ग्लैंड है इनसे कुछ ना कुछ जो है वो केमिकल निकलता है, और उस केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, तो एंजाइम का स्रावन होता है, ये लिख लेना। इससे एंजाइम एंजाइम का स्रावण मतलब क्या है, सेक्रेशन। इससे किसका सेक्रेशन होता है, तो याद रखिएगा एंजाइम का। एंजाइम हमने पढ़ा था पहले भी, एंजाइम का सेक्रेशन होता है। जो डक्टलेस होती हैं इनसे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, हार्मोन का स्रावण होता है। इनसे क्या निकल रहा है, एंजाइम निकल रहा है, इनसे क्या हार्मोन्स निकल रहा है। क्योंकि ये क्या है, ये वाली है मिश्रित है ये, तो देखिए जहां पर डक्ट होगी उससे एंजाइम निकलेगा, तो एंजाइम तो निकलेगा ही निकलेगा। एंजाइम प्लस हार्मोन्स निकलेंगे, दोनों चीजें इससे निकलती हैं। अब इनके एक एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। गुड इवनिंग स्वाति पटेल, शिवानी किरार, सभी को मेरा नमस्कार। रविंद्र धाकड़, आपका शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। 2-3 दिन में सारी चीजें हो जाएंगी प्रॉपर। अभी एक दिन और दिक्कत होगी क्योंकि बोर्ड को जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट करना है, बाकी सारी की सारी कोचिंग जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। बस ये डिजिटल बोर्ड और ऑनलाइन सेटअप ही बस बचा हुआ है। अब देखिए यहां पर दो शब्द आ रहे हैं, एंजाइम और हार्मोन्स। एंजाइम और हार्मोन दोनों ही एक प्रकार के क्या है, रसायन है। ये दोनों ही एक प्रकार के क्या है, केमिकल है। बस आपको याद रखिएगा एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि हार्मोन्स प्रोटीन प्लस वसा, जिसे हम लोग कहते हैं फैट। तो ये फैट का भी होता है और प्रोटीन, दोनों को मिलकर जो है वो बना रहता है। लगभग जो है वो 85% क्या है, ये प्रोटीन होते हैं, 15% क्या होता है ये, तो ये फैट होता है। एक समय में एक ही क्रिया को जो है वो क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं एंजाइम।
एक समय में एक ही क्रिया, एक ही एक्शन को करते हैं। एक समय में क्या है, एक ही क्रिया को करते हैं, जबकि हार्मोन्स एक समय में बहुत सारी क्रियाएं एक साथ करते हैं। तो ये बेसिक से डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए हार्मोन्स, ठीक है ना, और एंजाइम। जैसे एग्जाम्पल टाइलिन हमने पढ़ा था। टाइलिन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। ये हार्मोन की यदि हम बात करते हैं तो ये है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है ये। टाइलिन हमने पढ़ा था। टाइलिन स्पेलिंग ये वाली रहेगी, टाइलिन। ठीक है, मैथ्स की क्लास के बाद, अच्छा मैथ्स की क्लास के पहले 10 मिनट पहले छोड़ना है, खाना भी खाना है लोगों को। हमें लगता है छोटे छोटे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, खाने की ज़्यादा फिक्र है लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक से डिफरेंस है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये याद रखना, एक बार स्टेटमेंट आया था कि सभी जो है वो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया था, ठीक है ना, कुछ हार्मोन प्रोटीन के प्लस जो है वो वसा के बने होते हैं। इस तरीके से एक क्या है, एक जो है स्टेटमेंट दिया था, उसमें से आपको सही या गलत छांटना था। तो इससे 2 ऑप्शन वैसे निकल रहे थे आपके। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल तो यहां बन नहीं रहे हैं, साइड में लिख लेते हैं हम लोग। लिखें हेडिंग डाल के एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन के नीचे लिखिएगा, इसके एग्जाम्पल इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, इसके एग्जाम्पल इसके नीचे लिखूंगा, आप भी वैसे करिएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। एक्सोक्राइन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, लेखराज अभी बच्चे ही हैं, ठीक है ना, कोई बच्चे नहीं है अभी, बस कहने की बातें हैं अभी। लेखराज आप तो बोलो ही मत, अभी शादी हो जाएगी तो अभी छोटे छोटे सैटेलाइट हो जाएंगे। चलिए, एक्सोक्राइन एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लीवर। लीवर जिसे हम लोग कहते हैं यकृत। तो यकृत आपको पता है ग्रंथि है ये। इसके अलावा लेक्राइमल ग्लैंड्स हमारी आंखों में पाई जाती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेक्राइमल ग्लैंड। अश्रु ग्रंथि कहते हैं इसे, अश्रु ग्रंथि। इसके अलावा एक होता है म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्म ग्रंथि। श्लेष्म ग्रंथि ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं इसके। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथि या स्वेद ग्रंथि, ये भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा लेक्राइमल हो गया, श्लेष्म हो गया, और है बेवर ग्लैंड। बेवर ग्लैंड, बेवर ग्रंथि एसएससी का क्वेश्चन था इसी बार का। इसके अलावा सैलाइवरी
एक ग्लैंड पढ़ा था हमने, ये बोलो हाँ, जिन्हें हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो ये सारी की सारी ग्रंथियां मैंने जो आपको बताई हैं ये कैसी हैं, ये हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन की यदि हम बात करते हैं तो हमारे यहां से जाते हैं मस्तिष्क में, तो यहां पर है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। दूसरा है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड के बाद हम लोग आगे जाते हैं और इसके बाद यहां तक हो गए, यहां आ जाते हैं थायराइड ग्रंथि है यहां पर, थायराइड थायराइड ग्रंथि। थायराइड के बाद पैराथायराइड आता है, पैराथायराइड। पैराथायराइड ये थायराइड ग्रंथि के पीछे ही रहती है। एक होती है थाइमस, सारी चीजें बताई जाएंगी, अभी केवल आपको नोट करना है, मुंह नहीं बनाए। थाइमस, थाइमस ग्रंथि। लोगों का मुंह जल्दी बनता है, खासतौर से लड़कियां, ठीक है ना? ठीक है, सही बोल रहे हो। देखो हम सही बोलते हैं लेखराज। थाइमस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। एक बार कहीं हमने पढ़ा था कि लड़के वाले लड़कियों को देखने आए, तो बहुत बातें चल रही थी, तो लड़के वाले फिर पूछते हैं कि लड़की बोले क्या बना लेती है अच्छा, तो लड़की वाले बोलते हैं वो मुंह बना लेती है। चलिए, इसके अलावा मिक्स ग्लैंड की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल एक ही है, और भी हैं ये वाली इंडोक्राइन, जैसे एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड। हो गया एड्रीनल ग्लैंड, और हैं गोनेड ग्लैंड, इन्हें कहते हैं जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि। इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है ये। एड्रिनल को अधिवृक्क भी कहते हैं, ऑब्लिक करके लिख लेना, अधिवृक्क। मिक्स ग्लैंड का एक ही एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हो जाएगा पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जिसे हम लोग कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। जल्दी जल्दी लिखते चलिए, हो गए यहां तक? कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सी एक्सोक्राइन है, कौन सी इंडोक्राइन है। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आएंगे बता देंगे आपको। हो गया, चलिए वेरी गुड। अब देख लीजिए, थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं हम।
दिखाई दे रहा है डायग्राम आपको सभी को? यहाँ ग्लैंड्स हमने देखा तो दो प्रकार की हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। यहाँ उल्टा लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। एंडोक्राइन से हमने देखा था हार्मोन्स निकल रहा है, और एक्सोक्राइन से क्या निकल रहा था, जो है वो जूस निकलते हैं या फिर जो है वो एंजाइम्स निकलते हैं। अब यहाँ पर देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर। इसके अलावा फिर है गले में पाई जाती है, ये थायराइड जो है वो ग्रंथि है। यहाँ पर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, थायराइड पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पाई जाती है थाइमस, यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, थाइमस पाई जाती है। एड्रिनल कहाँ पाई जाती है, तो ये किडनी के पास पाई जाती है, दोनों साइड, ये याद रखिएगा। और जो है वो गोनेट कहाँ पाई जाती हैं, तो हमारे जो है वो ये मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। तो मेल के ये टेस्टिस में पाई जाती है और फीमेल में जो है वो ओवरी में पाई जाती है, याद रखिएगा। पेंक्रियाज तो दिखाई दे रहा है, पेंक्रियाज यहाँ पर है। ये लीवर आपको दिखाई दे रहा है, ये लीवर यहाँ पर है। तो ये सारी की सारी क्या है, एक्सोक्राइन है। इसके अलावा सेलेब्री ग्लैंड मैंने आपको बताया। सेलेब्री की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये लार ग्रंथि है। तो लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मुंह में पाई जाती है ये। इसके अलावा एक मैंने आपको बताया लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल कहाँ पाई जाती है ये, तो ये पाई जाती है हमारी जो है वो आंखों में, लेक्राइमल यहाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा एक बेवर ग्रंथि बताया मैंने, बेवर कहाँ पाई जाती है, तो हमारे जीभ में पाई जाती है, बेवर, बेवर ग्रंथि, तो ये हमारी जीभ में पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन जैसे जैसे आए वैसे वैसे हम लोग लिख लेते हैं। फिर डायग्राम फिर से हम लोग देखेंगे। एक और डायग्राम आपके सामने है, दिखाई दे रहा है। तो ये मेल और फीमेल में यदि हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो डिफरेंस होगा, सारी की सारी कॉमन रहती हैं। केवल जो हमारी गोनेट ग्लैंड होती है वहीं पर जो है वो डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर जो है वो टेस्टिस में जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, ओवरी में जो है वो पाई जाती हैं। बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या है, कॉमन ही होती हैं। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए पहले एक एक फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्सोक्राइन ग्रंथि। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बने ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहले लिख लीजिए लीवर के बारे में, लीवर के बारे में। लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पहला है लीवर के बारे में लिखते हैं हम लोग। लीवर के बारे में पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन वहाँ जो चीज़ें ज़रूरत थी केवल हमने बाइल जूस के बारे में डिस्कस किया था। आगे भी आएगा ये। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो फिर आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है यकृत या लीवर। एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ लेता है कई बार, तो लीवर लगाना है आपको, लेकिन त्वचा या स्किन ऑप्शन में दिया तो फिर स्किन लगाना है। वो मैं बाद में लिखा दूंगा जब हम लोग कुछ और लिखेंगे। अभी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर लगाना है आपको। इसके अलावा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो भी आपको क्या लगाना है, लीवर लगाना है। ओवरऑल ग्रंथि पूछ रहा है तो भी लीवर आएगा। सबसे बड़ी बाह्य जो है वो ग्रंथि कौन सी है, तो भी आपको क्या लगाना है, तो भी लगाना है आपको लीवर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि, तो भी क्या लगाना है, लीवर लगाना है। हो गया। अब लिख लीजिए लेक्राइमल। लेक्राइमल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों,
अश्रु ग्रंथि इसे हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन यही आता है कि आंसू के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है, या फिर लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है। लेक्राइमल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड भी कहते हैं इसे, लेकिन लेक्राइमल ही लिखा आता है, हिंदी में भी लिखा आता है और इंग्लिश में भी। अश्रु लिख देंगे तो आप समझ जाओगे, लेक्राइमल जरूर लिखिएगा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले। लेक्राइमल ग्लैंड तो याद रखिएगा, ये कहाँ पाई जाती है, आंखों में पाई जाती है। मैंने पहले भी बताया था, आई में स्थित होती है ये, और ये कुछ इस तरीके से जो है वो रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब आई वगैरह पढ़ा रहा था मैं। यहां पर आप कॉर्नर में देखते हैं तो ये इस तरीके से जो है वो डक्ट, मैंने पहले ही बताया ये कैसी होती है, डक्ट वाली होती है ये। और यहाँ पर आप कॉर्नर में देखते हैं तो यहाँ पर छोटा सा जो है वो होल जो है वो दिखाई देता है, छिद्र दिखाई देता है, और ये इस तरीके से जो है वो क्या है, नीचे जो है वो जुड़ी रहती हैं। आंसू आते हैं तो एकदम अचानक नहीं आते, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आंसू आते हैं तो एकदम से नहीं आते हैं ना, धीरे धीरे जो है वो आते हैं। किसी ने एक खींच के मारा तो वो यहाँ तक आ जाएंगे, किसी ने एक और खींच के मारा आपको तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो जो है वो आपकी आंखों में जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं इस रीजन में। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग आपको डांट के छोड़ देते हैं ना, तो डांट के जो है वो छोड़ देते हैं या फिर बाद में क्या मनाने लगते हैं, तो आंसू जो है वो यहाँ तक आते हैं, उसके बाद फिर वो वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर एक होल रहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। गर्ल्स लोग का जो है वो इजीली दिख जाता है, बॉयज़ का नहीं दिखता है, क्योंकि बॉयज़ का क्या है बहुत ज़्यादा नैरो रहता है, लेकिन गर्ल्स में क्या है दिख जाता है ये। इसलिए आपने देखा होगा गर्ल्स में जो है वो क्या है जल्दी आंसू हो जाते हैं उनके, और बॉयज़ के थोड़े से क्या है लेट आते हैं, क्योंकि जो है वो ये जो डक्ट होती है ये बहुत जो है वो नैरो रहती है, तो निकलने में उनको क्या है टाइम लगता है। जबकि गर्ल्स में देखा फट से आ जाते हैं, कोई नहीं भी बोला आपने, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है आंसू आ जाते हैं। हो गया, तो ये है, इसको याद रखिएगा। इसलिए फीमेल के जो है वो ज़्यादा टीयर आते हैं बॉयज़ की अपेक्षा, याद रखिएगा, और फिर हम लोग क्या है इमोशनल हो जाते हैं। तो ये है लेक्राइमल ग्लैंड। अब नेक्स्ट है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, श्लेष्म ग्रंथि। श्लेष्म ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ये नोज में पाई जाती है, नाक में पाई जाती है, और कहाँ पाई जाती है, ये ट्रेकिया में पाई जाती है। ट्रेकिया, एक मिनट यार, ट्रेकिया मतलब क्या है, गले में रहता है हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया ये किया है, ये क्रिया नहीं है। हो गया, तो नोज में पाई जाती है, ट्रेकिया में पाई जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्टोमक में भी पाई जाती है, ये स्टोमक, अमाशय में पाई जाती है, लेकिन आपको नोज वाली याद रखना है, नोज, नाक वाली, ज्यादातर यही ऑप्शन में रहता है। हाँ भावना लिख दी हमने, देखो यहां पर स्टोमक की बात आई तो भावना को याद आ गई, क्योंकि 8 बजे भूख लग जाती है। तो ये है नोज, ट्रेकिया और स्टोमक में पाई जाती है। तो जो आपकी नाक निकलती है वो भी क्या है, एक प्रकार की जो है वो एक्सोक्राइन जो है वो ग्लैंड है, याद रखिएगा। तो वही रहता है म्यूकस। आपकी जो नोज निकलती है वही क्या है, म्यूकस होता है, याद रखिएगा। आपने देखा होगा, और सर्दियों के दिनों में ये भी एक डक्ट के तहत निकलती है। तो नाक आती है आपकी, वो भी क्या है एक डक्ट के तहत आती है, अचानक नहीं आती है। आपने देखा होगा जब सर्दी होती है तो वो धीरे 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 यहाँ से आना चालू होगी, ठीक है ना, और फिर आप पढ़ते हैं तो यहाँ तक आ जाती है, कई बार बुक में भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना।
तो ये क्या है, एक डक्ट के तहत आती है। और जब सर्दी होती है तो ये डक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा, है ना, कई लोगों के जो है वो आंसू जो है वो नाक से आने लगते हैं। फिर सर्दी होती है तो यहाँ से क्या है, आंसू जैसे टपकने लगते हैं। और जब सर्दी नहीं होती तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वो नैरो रहते हैं। ठीक है ना। म्यूकस ग्लैंड, चलिए, तो ये है म्यूकस, कहाँ मिलेगी ये। इसके अलावा जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब भी जो है वो बताऊंगा। इसे श्वास नली कहते हैं, ट्रेकिया, तो यहाँ भी पाई जाती है। कई बार आपने देखा होगा जब ज़्यादा जो है वो डस्ट वगैरह आपके अंदर चला जाता है, आपको छींक आती है, तो छींक से भी जो है वो कुछ जो है वो स्लेस में या म्यूकस निकलता है ना, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ये डस्ट को जो है वो रोकता है हमारे गले में, तो यहाँ भी पाई जाती है ट्रेकिया में। स्टोमक में तो मैंने आपको बताया था, है ना, जब अमाशय HCl से जो है वो सुरक्षा हो रही थी, तो स्टोमक में भी ये पाई जाती है, अमाशय में। अब आ जाते हैं दोस्तों स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड पसीना ग्रंथि भी कहते हैं इसे, पसीना ग्रंथि। स्वेट जो है वो ग्लैंड सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि, ओवरऑल छोटी नहीं है ये, सबसे छोटी बाह्य ग्रंथि में सबसे छोटी है ये। सर आपसे पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। श्रुति कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? क्लास जो है वो या तो 6:35 में स्टार्ट हो जाएगी, या तो फिर 6:40 में तो हो ही जाएगी। सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है ये। आप लोग को समझ में आए तो बस हमें इसी में खुशी मिलती है। मुकेश, चलिए, तो जो आपका पसीना निकलता है ये भी क्या है, डक्ट के तहत ही निकलता है, आपने देखा होगा, है ना। पसीना जो है वो एकदम से नहीं आता है। आप जब भी वर्कआउट वगैरह करते हैं या कुछ मेहनत का काम करते हैं तो पसीना जो है वो इस तरीके से जो है वो निकलना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे आएगा घूम के, है ना, एक डक्ट के तहत ही आता है ये भी। और उसके बाद फिर ये क्या है, ये हमारी स्किन में आके बाहर जाके क्या है, हमें यहाँ पर दिखाई देने लगता है। आप 1 घंटे जो है वो वर्कआउट करेंगे तो पसीना जो है वो धीरे धीरे यहाँ तक आएगा ही, और जो है वो ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो ये क्या है, बाहर आ जाएगा। कुछ लोग में क्या होता है कि पसीना ज़्यादा निकलता है, क्योंकि ज़्यादा जो है वो ढीली रहती हैं तो पसीना जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो बाहर आ जाता है। कुछ लोगों में क्या होती है, ज़्यादा नैरो रहती हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि पसीना क्या है कि नहीं निकलता है, या तो फिर जो है वो लेट निकलता है। हो गया। खासतौर से गर्मियों के दिनों में ये ढीली हो जाती है, इस कारण गर्मियों में क्या है, ज़्यादा जो है वो पसीना निकलता है, और ठंड में दिनों में क्या हो जाती है, नैरो हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इसी की वजह से क्या है, ठंड में आपने देखा होगा पसीना क्या है, कम निकलता है। ये भी याद रखें। इसके अलावा फिर ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और अब है बेबर ग्रंथि। एसएससी का क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लीजिए। बेबर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ये पूछा था, तो याद रखिएगा। तो ये बेबर ग्लैंड ये हमारी जीभ में पाई जाती हैं, जीभ, टंग में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है, हमारे टंग में पाई जाती हैं। हमें समझ में नहीं आता, लार के साथ ही निकलती हैं ये ना, सैलाइवरी ग्लैंड। एंजाइम वगैरह मैं यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने लिखा है वहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में। यहाँ पर मेन पढ़ेंगे हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि की यदि हम बात करते हैं तो ये मुंह में पाई जाती है, माउथ में पाई जाती है, लार ग्रंथि। इसके अलावा मैंने वहां 3 प्रकार की और भी आपको चीजें बताई थी, है ना। पैरोटिड ग्लैंड बताया था मैंने आपको, सबलिंगुअल बताया था मैंने,
डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो पहला लेक्चर जब हमने पढ़ा था वहाँ भी देख सकते हैं आप। तो ये है सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सारी की सारी ग्लैंड क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलिए अब इसके अलावा अब आ जाते हैं हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका चैप्टर। अभी तो क्या है ऐसी बातें चल रही थी बस। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इंडोक्राइन ग्लैंड। तो हेडिंग डाल लीजिए इंडोक्राइन ग्लैंड। साइड में लिखते चलते हैं हम। सबसे पहले हम लोग क्या है यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने देखा ब्रेन में कौन सी पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। हेड में लीजिए पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन इससे क्या आता है ये लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि। तो आंसर आएगा पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरी जो ग्रंथि है इनको भी मैनेज करती है और सबसे ज्यादा इससे क्या है हार्मोन्स निकलते हैं, सर्वाधिक हार्मोन्स निकलते हैं इससे। सर्वाधिक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो याद रखिएगा, तो वो निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से 13। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये दूसरी जो ग्रंथि है इनको भी क्या है हार्मोन्स निकालने में मदद भी करती है। इस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड, है ना। जैसे हमको मास्टर बोलते हैं, हम आपके जो है वो एग्जाम निकालने में क्या है मदद करते हैं, तो वैसे ही जो है वो ये भी क्या करती है दूसरे के हार्मोन्स को निकालने में क्या है मदद करती है। इस कारण जो है वो इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके अलावा अब आगे जाएं, इसका आकार पूछा था कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है। मटर, मटर जानते हैं, ठीक है ना। पी जिसे हम लोग कहते हैं, मटर के दाने के जैसा रहता है ये क्वेश्चन आया हुआ है। मटर के दाने के आकार की होती है, एकदम छोटी सी होती है ये। कमेंट देखते चलते हैं, नहीं तो कई बार कमेंट नहीं दिखती है। मटर के दाने के बराबर इसका आकार होता है। कहाँ पाई जाती है ये? तो उस दिन भी मैंने बताया था मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में भी कहाँ होती है? मैंने आपको बताया था अग्र भाग में, अग्र मस्तिष्क में। ये भी ऑप्शन में रहता है अग्र मस्तिष्क में, या फिर अग्र मस्तिष्क में भी कहाँ पाई जाती है? तो सेरिब्रम में, क्योंकि आगे का भाग क्या कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है, पढ़ा है हमने। मस्तिष्क में पाई जाती है, या फोरहेड में पाई जाती है, या फिर सेरिब्रम वाले भाग में। सारे का सारा आंसर क्या जाएगा आपका? पीयूष ग्रंथि आ जाएंगी। अब इससे निकलने वाले हार्मोन्स, तो 13 आपको याद नहीं रखना है, 2-3 याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सबसे ज्यादा एक ही पूछता है वैसे, लेकिन फिर भी आप याद रखें 2-3। और एक बार ये पूछा था इनमें से कौन सा हार्मोन्स नहीं निकलता है, तो वो ऑप्शन में बता दूंगा आपको, तो आपसे बन जाएगा।
हो गया? बोर्ड हमारा थोड़ा हैंग हो गया। अच्छा, ये इसके कारण हो रहा है। देखो यहाँ को दिखाई दे रहा है क्या? ये ऑटोमेटिक चल रहा है। यहाँ मक्खी बैठी हुई है एक आगे। चलो भगो यहाँ से। तो पीयूष ग्रंथि की यदि हम बात करते हैं, इससे निकलने वाले हार्मोन्स, निकलने वाले हार्मोन, तो पहला तो हो जाएगा दोस्तों, कुछ हार्मोन्स हैं वो लिख लेते हैं। पहला STH हार्मोन, फिर एक होता है MSH, ऐसा ही लिखा आता है एग्जाम में। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है? तो एक STH, MSH, फिर ADH और फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जल्दी से लिख लीजिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको ऐसा लिख लेना। अब इनकी फुल फॉर्म भी बताएंगे। MDH मसाले नहीं है ये क्या है? ये MSH है, अभी बताएंगे। सबसे पहले जो है वो दिखाई दे रहा है STH, इसका मतलब होता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन की यदि हम बात करते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेता तो याद रखिएगा। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। इट इज अ ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा है, इनमें से कौन सा ग्रोथ हार्मोन कहलाता है? इट इज अ ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन कहते हैं इसे। क्योंकि ये ऐसा है ना कि हमारे शरीर में यदि ये कम निकलता है तो फिर क्या है, हमारी हाइट कम रह जाएगी, और यदि ज़्यादा निकलता है तो ये क्या है, आपकी हाइट जो है वो बढ़ा देगा। तो इसी की वजह से होता है ये। देखो ग्रोथ हार्मोन S4 शॉर्ट भी होता है। S4 क्या है? शॉर्ट, मतलब हाइट कम हो जाएगी। और T4 क्या हो जाएगा? T हो जाएगा टॉल, से याद रखना है। लेकिन फुल फॉर्म ये होता है ना, शॉर्ट टॉल हार्मोन नहीं होता है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखने के लिए इसे क्या कहते हैं? वृद्धि या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। S4 क्या हो जाएगा? शॉर्ट मतलब बोना, है ना, डॉर्फ वाली कंडीशन। और टॉल का मतलब क्या है? लंबा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। अब हार्मोन्स ऐसे हैं ना कि हमारे शरीर में कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो भी जो है वो समस्या जो है वो क्रिएट करते हैं ये। यदि हम बात करते हैं इसकी कमी से क्या होगा और अधिकता से क्या होगा? कमी से क्या होगा और अधिकता से क्या होगा? कमी से क्या होगा? यदि लो लेवल है तो मैंने आपको पहले ही बताया, ड्वार्फिज्म वाली कंडीशन हो जाती है। ड्वार्फिज्म का मतलब है बूनापन। राजपाल यादव के रिलेटिव जो रहेंगे, ठीक है ना, हाइट जो है वो कम हो जाएगी, और अधिकता से क्या हो जाएगी? हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाती है अचानक, तो ये भी एक प्रकार का क्या रोग है, जिग्नेटिज्म कहा जाता है इसे। हिंदी में कहते हैं भीम कायता रोग। भीम की तरह हो जाते हैं एकदम, ज्यादा हाइट बढ़ जाती है ना, खली टाइप हो जाएंगे।
भीमकायता रोग बोलते हैं। तो कमी से क्या होता है, बोनापन हो जाएगा, और अधिकता से क्या हो जाएगा, जिग्नेटिज्म वाली जो है वो बीमारी हो जाती है। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और पूछा था। तो कमी से एक तो हाइट कम हो जाती है, जैसे हम लोग क्या है बोनापन पूछ लेता है डायरेक्ट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसकी कमी से, अब हाइट कम जो है वो 2 बीमारियों में हाइट कम होती है। एक का नाम है मेजेड, एक का नाम है मेजेड बीमारी, मेजेड रोग। मेजेड रोग में एक तो क्या है बोनापन भी होता है, इसमें बोनापन प्लस सेक्सुअल अनमेच्योरिटी आ जाती है। सेक्सुअल अनमेच्योरिटी का मतलब है लैंगिक विकास नहीं हो पाता है ना, तो ये भी एक समस्या होती है। इससे बोनापन रहेगा, साथ में जो है वो आपको क्या है, जो लैंगिक विकास होगा आपका वो भी रुक जाता है। किसकी कमी से है, तो ये STH की कमी से होता है, याद रखिएगा। बोनापन भी होगा और क्या होगा, जो है वो सेक्सुअल जो है वो अनमेच्योरिटी भी जो है वो इसकी कमी से हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेजेड रोग किसकी कमी से होता है, तो ये आपको याद रखना है STH। इसके अलावा इसकी जो कमी है, कमी से एक और रोग होता है जिसे हम लोग कहते हैं एटलियोसिस। एटलियोसिस तो इसमें क्या है, बोनापन भी होता है और फिर ये क्या है, मंद बुद्धि भी रहता है। मंद बुद्धि और बोनापन दोनों होता है। एटलियोसिस ऐसा लिख लेना, एटलियोसिस किसकी कमी से होता है दोस्तों, ये तो ये होता है STH की कमी से। चलिए, तो ये हो गए आपके STH हार्मोन। अब लिख लेते हैं हम लोग MSH। जल्दी से लिख लीजिए, MSH मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलिनोसाइट रफ करूं क्या? अब लिखते हैं हम लोग, पहला कंप्लीट हो गया ये। अब दूसरा है MSH, फुल फॉर्म हो जाएगा मेलिनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग। इंग्लिश में जरूर लिखिएगा, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रविंद्र धाकड़, बुद्धि का शत्रु अभी आएगा, वो एक और बताएंगे। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत करता है वो दूसरा हार्मोन है। मैंने बताया ना, एक हार्मोन बहुत सारे कार्य कर सकता है। ये मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसकी कमी से और अधिकता से, अधिक निकलेगा तो भी समस्या, कम निकलेगा तो भी समस्या। कमी से एक रोग हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एडिशन रोग। एडिशन रोग, तो ये क्वेश्चन पूछा है, एडिशन रोग किसकी कमी से होता है? MSH की कमी से होता है। एडिशन रोग में क्या होता है कि आपके जो है वो शरीर में वाइट वाइट जो है वो दाने पड़ जाते हैं, है ना, वाइट वाइट जो है वो स्किन हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं एडिशन रोग। या एक बार क्वेश्चन ये पूछा था, एडिशन रोग का संबंध किससे है, तो आपको लगाना है स्किन से संबंधित है, त्वचा से संबंधित रोग है। लिख लीजिए,
एडिसन रोग, एक बहुत फेमस व्यक्ति थे एडिसन, का नाम आपने सुना होगा, थॉमस एडिसन, सुना है क्या? थॉमस एडिसन स्पेलिंग ये वाली है, याद रखिएगा। थॉमस एडिसन कौन थे, जल्दी से बताइए। सबके मन में एक ही ख्याल आता है, बल्ब की खोज वाले। और कोई? हेमंत? थॉमस एडिसन, ये वो वाले एडिसन नहीं है ना, बल्ब की खोज करने वाले भी एडिसन है। अल्वा एडिसन है वो कौन है? अल्वा जो है वो एडिसन, ये है थॉमस एडिसन। और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। तो जो हम आज पढ़ रहे हैं ये इन्हीं के जनक कहा जाता है, इंडोक्राइन सिस्टम के जनक कहा जाता है थॉमस एडिसन को। और इन्होंने ही जो है ये रोग देखा था और इन्हीं के नाम पर इस रोग का नाम रखा गया है एडिसन रोग। हो गया? वो तो क्या है, वो अल्वा एडिसन है जिन्होंने बल्ब की खोज की थी, है ना, वो ये वाली स्पेलिंग होगी, ये होगा एडिसन, ये है जो है वो अल्वा एडिसन, तो ये याद रखिएगा, या फिर ये वाली होगा ना। चलिए, अल्वा होगा या एल्वा एडिसन होगा। ये कौन है? ये है इंडोक्राइन सिस्टम के फादर कहलाते हैं और इन्हीं के नाम से ये रोग है एडिसन रोग। चलिए, इसकी अधिकता से क्या होता है? तो इसकी अधिकता से ज़्यादा निकल जाए ना तो आपको डार्कनेस की समस्या आ जाती है। स्किन कैसी हो जाती है? डार्क हो जाती है, स्किन डार्क हो जाती है। तो ये मेलिनोसाइट की वजह से होता है। आपने सुना होगा एक मेलेनिन करके एक द्रव निकलता है हमारे अंदर। चलिए मैं बता देता हूँ, तो इसी से आपको याद रखना है। आपने देखा होगा एक मेलिनोसाइट से ही आपको याद रखना है, मेलेनिन ये हमारे शरीर में जो है वो पाया जाता है ये। और आपने देखा होगा ये हमारी स्किन की सुरक्षा भी करता है। जब जब आप धूप में निकलते हैं तो स्किन जो है वो कुछ जगह जो है वो कैसी हो जाती है? काली पड़ जाती है। आपने देखा होगा यदि आप ज़्यादा धूप में जाएंगे तो वो किसके कारण है? मेलेनिन के कारण है। तो मेलिनोसाइट तो वही वाला है मेलेनिन, याद रखिएगा। तो ये मेलेनिन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके कारण क्या है, यदि आपसे कोई पूछता है कि आपका जो आँख है, आँखों का कलर जो है वो क्या होता है? काला होता है, तो वो मेलेनिन के कारण है। यदि आपसे पूछ रहा है कि आपके बाल का रंग कैसा है, आपके बाल का रंग काला है, तो वो किसके कारण है? मेलेनिन के कारण। आँख का रंग काला, बाल का रंग काला, तो भी किसके कारण है? मेलेनिन के कारण है। यदि आपसे पूछ रहे हैं कड़कनाथ मुर्गा इसका रंग ब्लैक क्यों होता है? तो ये भी मेलेनिन के कारण, ठीक है ना। अफ्रीकन लोग काले क्यों रहते हैं? तो वो भी, उनमें भी क्या है? मेलेनिन क्या है? अधिक पाया जाता है, याद रखिएगा। अफ्रीकन या नीग्रो जाति के जो लोग रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा मिलेगा ये नीग्रो। जिनमें ज्यादा पाया जाता है उनका रंग कैसा होगा? काला होगा। जिनमें थोड़ा सा कम पाया जाएगा वो सांवला रहेंगे, जिनमें और ज्यादा कम पाया जाएगा वो गोरे हो जाते हैं। इस कारण जो है वो मेलेनिन क्या करता है? ये स्किन की सुरक्षा भी करता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये मेलिनोसाइट उसी से संबंधित है, याद रखिए। अब आ जाते हैं एडीएच। एडीएच की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा फास्ट पढ़ लेते हैं।
क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। एडीएच ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जब हम किडनी पढ़ेंगे ना, किडनी वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी मैं बताऊंगा इसको। एंटी डायूरेटिक, यूरेटिक लगा है देखो, तो ये किडनी से संबंधित हो गई। इसकी कमी से और अधिकता से समस्या होती है। कमी से सबसे ज्यादा समस्या होती है क्योंकि जो आपकी यूरिन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, गाढ़ी निकलने लगती है। यूरिन जो है वो, यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये क्या है, ये बढ़ जाता है, अधिक जो है वो कॉन्सेंट्रेट निकलने लगती है। इसके कारण जो है वो क्या है, इसकी कमी से किडनी जो है वो फेल भी हो जाती है कई बार, किडनी फेलर। तो इसका जो है वो कार्य होता है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हो गया। अधिकता से नहीं है ये, अधिकता से बस क्या है कि जरूरी नहीं कि हर जगह रोगी होगा। रोशनी पटेल, अधिकता से मैंने आपको बताया कि रंग क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। यहां पर अधिकता से क्या होगा, तो यूरिन जो है वो आपकी ज्यादा जो है वो डाइल्यूट जाएगी, मतलब आपके पानी का जो है वो एब्जॉर्प्शन शरीर में क्या है, सही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा जो है डाइल्यूट जा रही है तो आप समझ जाना कि इसकी जो है वो अधिकता है। और अदरवाइज क्या है, ज्यादा जो है वो क्या है, गाड़ी जा रही है, तो फिर वो क्या है, वो समस्या है आपकी। और ज़्यादा जो है वो दिन तक जो है वो यदि लगातार जो है वो आपकी यूरिन जो है वो पी ली जा रही है, तो फिर जो है वो क्या है, इसी हार्मोन्स की जो है वो कमी की वजह से हो रहा है। और फिर धीरे धीरे आपकी किडनी भी जो है वो क्या है, फेल हो जाती है। तो ये याद रखें। अब आगे जाएं। इसके बाद फिर एक और है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये भी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की यदि हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इट हेल्प्स इन रिलीजिंग मिल्क। ये क्या करता है, आपको जो है वो दूध उत्पादन में भी क्या है, या दूध निकालने में क्या है, मदद करता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा गाय, भैंस, ठीक है ना, बकरी, इन्हें जो है वो लगाया जाता है, खासतौर से भैंस को या फिर गाय को एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन जो है वो इंजेक्शन। तो ये क्या करता है, मिल्क जो है उत्पादन बढ़ाने में भी क्या है, मदद करता है, याद रखिएगा। तो इट हेल्प्स इन रिलीजिंग मिल्क। कई बार आपने देखा है कुछ गाय वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से मिल्क नहीं देती हैं, भैंस कम देती हैं, तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है उनको, ऑक्सीटोसिन जो है वो हार्मोन्स का ही। इसके अलावा ये आपको इट प्रमोट्स फीलिंग ऑफ लव। ये आपको जो लव ऑफ की फीलिंग आती है तो ये इसी को प्रमोट करता है, याद रखिएगा। एक तो हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया था, और एक और क्या है यहाँ पर, तो ये है ऑक्सी। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, लव हार्मोन। तो कैसे कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन भी कहा जाता है। इट प्रमोट्स फीलिंग ऑफ लव। इसके अलावा ये इमोशंस जो है वो क्या है,
पेन होता है, आपने देखा होगा आपको, ठीक है। इमोशन जो है वो वाला जो पेन होता है, तो वो भी जो है वो इसी की जो है वो क्या है, लेखराज अब आ रही होगी। वॉइस नहीं आ रही है, आएगी है ना, लेट चलता है थोड़ा सा ये। इमोशंस जो है वो पेन, तो ये फील कराता है ये आपको। इमोशंस फील पेन कौन से वाले, जब आपका दिल टूट जाता है तो वो वाला जो पेन होता है, चोट, वो यहाँ पर जो है वो यही फील कराता है ये हार्मोन्स, याद रखिएगा ना। कबीर सिंह और प्रीति के, कबीर सिंह को जो दर्द था वो भी जो है वो यहाँ पर रहेगा, ऑक्सीटोसिन वाला। इमोशंस हो जाते हैं, कई बार इमोशनल हो जाते हैं आप। इसके अलावा तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नहीं आ रही है? सोशल बॉन्डिंग हार्मोन भी इसे कहा जाता है ना लेखराज, इसे क्या कहा जाता है, सोशल बॉन्डिंग हार्मोन्स। थोड़ा सा बोर्ड पे ये हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा क्या है, पीछे चलता है, आपको थोड़ा सा 5-6 सेकंड का फर्क रहता है, थोड़ा सा डिले लगता है, और हमें तो कम से कम ये बहुत ज्यादा पीछे दिखाई देता है। सोशल बॉन्डिंग हार्मोन भी इसे कहा जाता है। ये भाईचारा जो है वो क्रिएट करता है मन में आपके। कई बार आपने देखा होगा किसी का जो है वो आपकी हेल्प करने का मन कर रहा है, तो ये जो है वो हार्मोन्स क्या है, एक्टिव हो गया है आपके शरीर के अंदर। सोशल बॉन्डिंग सामाजिक कार्यकर्ताओं के अंदर जो है वो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। आप अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं तो वो इसी हार्मोन्स की वजह से है ना। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा तो भी जो है वो ये हार्मोन्स क्या है, एक्टिव हो जाता है, सोशल बॉन्डिंग। चलिए, तो ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन्स आपको याद रखना है। किससे निकलते हैं ये निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से। अब हम लोग पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड की यदि हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है, याद रखिएगा। कहाँ पाई जाती है, ये भी ब्रेन में ही पाई जाती है। इट इज सिचुएटेड इन ब्रेन। और शरीर की सबसे क्या है, ये छोटी ग्रंथि है, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपको ये लगाना है। और यदि आपको पीयूष ग्रंथि में कंफ्यूजन होता है तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन करके लिख लीजिए, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, छोटी ग्रंथि। और आपको ए ऑप्शन में दिया है क्या, पीयूष ग्रंथि, और बी में दिया है आपको पीनियल ग्लैंड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीनियल ग्लैंड। और फिर दिया है श्वेत ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि। और फिर दिया है आपको यकृत ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी लगाओगे, जल्दी बताइए, कौन सी लगाओगे? तो आपको लगाना है पीनियल ग्लैंड लगाना है। यदि पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में नहीं दिया तो आपने पीयूष ग्रंथि भी सुना होगा कई बार। इनमें से कौन सी ग्रंथि सबसे छोटी है ये पूछ लेता है, तो फिर आपको लगाना है, जब पीनियल नहीं दिया है तो, पीनियल दिया है और पीयूष दोनों दिया है तो आपको क्या लगाना है, तो आपको लगाना है पीनियल ग्लैंड। ये क्वेश्चन कई बार आया है और लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर पहले इजी क्वेश्चन आते थे, इनमें से कौन सी ग्रंथि सबसे छोटी है ना। तो फिर जो है वो पीयूष ग्रंथि आपने पढ़ा होगा। जब ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तब ये लगाना है, दोनों रहा तो फिर आपको पीनियल लगाना है। चलिए, तो आंसर आ जाएगा आपका बी। और श्वेत ग्रंथि में मैंने क्या लिखाया था, वो एक्सोक्राइन में सबसे छोटी थी ना। यदि आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन स्मॉलेस्ट
ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन। अंतःस्रावी में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, तो भी आपको क्या लगाना है, पीनियल लगाना है, याद रखिएगा ना। पीनियल कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। इससे एक हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है और ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो हार्मोन है ये मेलेटोनिन हार्मोन। इस हार्मोन को थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस हार्मोन्स को, या फिर आपसे पूछ लेगा पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। शरीर की तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि या फिर मेलेटोनिन हार्मोन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी नींद के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा। ये एक्टिव नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, याद रखिएगा। भलाई जो है ये दोनों आंखें आपकी, ये क्या है, इन्हें नींद आ रही है, लेकिन जब तक जो है वो ये जो तीसरी आंख है हमारी, ये जो है वो एक्टिव नहीं रहेगी तो आपको नींद नहीं आएगी, याद रखिएगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका जो निद्रा चक्र है ना, स्लीपिंग पैटर्न है, इसको जो है वो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये लिख लेना, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है स्लीपिंग पैटर्न को कंट्रोल करना, निद्रा चक्र को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा हार्मोन है दोस्तों, ये तो ये है मेलेटोनिन हार्मोन। कहां से निकल रहा है, तो ये पीनियल ग्लैंड से निकल रहा है। अब देखो, सोने के लिए जिम्मेदार है मेलेटोनिन। यदि कम निकलता है ना, कम निकल रहा है तो भी आपको समस्या है, और अधिक निकल रहा है तो भी समस्या है, ठीक है ना। कमी से क्या है, आपको नींद जो है वो कम आएगी, नींद कम आएगी, और अधिक से क्या है, नींद जो है वो अधिक आएगी, नींद अधिक आएगी। कम नींद आए तो भी समस्या है, और अधिक नींद आए तो भी क्या है, समस्या है ये। इसके अलावा मेलेटोनिन हार्मोन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये दिन में क्या है, कम निकलता है। ये दिन में कम निकलता है, ये दिन में कम निकलता है, रात में अधिक निकलता है। दिन में मतलब क्या है, प्रकाश में लिख लेना ना, प्रकाश में कम निकलता है। रात मतलब क्या हो जाएगा, डार्क, अंधेरे में अधिक निकलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपको दिन में जो है वो नींद कम आती है ना, क्योंकि ये क्या है कि प्रकाश में जो है वो कम निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन। इसलिए कई बार आपने देखा होगा दिन में जो सोते हैं तो वो क्या करते हैं, खिड़की दरवाजा वगैरह सब जो है वो बंद कर देते हैं, फिर सोने का माहौल बनाते हैं दोपहर में खाना खाने के बाद। और नाइट में आपको पता है कि यदि लाइट चल रहा है तो आपको नींद नहीं आती। इस कारण जैसे ही आप लाइट बंद करेंगे तो ये हार्मोन्स क्या है, धीरे धीरे निकलने लगता है, और फिर आपको जो है वो नींद की जो है वो फीलिंग आने लगेगी। तो ये है मेलेटोनिन हार्मोन। इसके अलावा छोटे जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों में क्या है, अधिक निकलता है। ये इसी में लिख लेना, छोटे बच्चों में, छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो सैटेलाइट होते हैं उपग्रह, इनमें क्या है, छोटे बच्चों में अधिक निकलता है ये, जबकि बूढ़ों में क्या है, कम निकलता है ये, बूढ़ों में कम निकलता है ये। आपने देखा होगा आपके जो दादा दादी हैं वो 11 बजे सोएंगे और 4 बजे रात को उठ के बैठ जाते हैं, आपने कई बार देखा होगा, है ना। नींद नहीं आती उनको,
उठ उठ के बैठ जाते हैं, बार बार ऊपर नीचे होंगे, नींद नहीं आती दादा दादी को, क्योंकि जो है वो ये हार्मोन्स निकलना क्या हो जाता है, एक उम्र के बाद जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, आपने देखा होगा 12-12 घंटे सोए रहते हैं कई बार। छोटा जो बेबी है, सैटेलाइट होगा आपका, जब आप देखेंगे कई बार वो शाम को 6 बजे सो जाएगा और सुबह जो है वो 8 बजे उठ रहा है, 9 बजे तक उठ रहा है। कई बार टेंशन हो जाती है, बोले क्या हो गया, इसको सो ही रहा है। तो टेंशन नहीं लेना, किस हार्मोन्स की वजह से है वो, तो वो है मेलेटोनिन हार्मोन्स की वजह से है। हो गया। चलिए, तो ये दिन में कम निकलता है और रात में क्या है, ये अधिक निकलता है। और छोटे बच्चों में क्या अधिक निकलता है, इसका उनको ज्यादा नींद आती है। अब एक और समस्या है यहाँ पर, और वो समस्या कैसी है देखते हैं। इसकी कमी से याद रखिएगा, यदि आपको ये कम निकल रहा है तो आपकी जो मेमोरी है वो भी लॉस हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा मंद बुद्धि वाला, तो ये भी है, याद रखिएगा। मेलेटोनिन कम निकलेगा तो आपकी जो है मेमोरी पावर जो है वो आपका क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, क्योंकि ये जो थर्ड आई है ये तो है ही नहीं है इसकी, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, जन्मांध जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे धृतराष्ट्र जो थे, आपने सुना होगा, धृतराष्ट्र महाभारत में थे ये, तो ये जन्म से ही जो है वो क्या थे, ये अंधे थे। इनकी युवा अवस्था जो है वो जल्दी आ गई थी। इनमें जो यंग एज वाले हैं, लैंगिक जो विकास है वो बहुत जल्दी हो जाता है इनमें, ठीक है ना। लैंगिक विकास का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी दाढ़ी मूछ आने लगेगी, ठीक है ना। जल्दी जो है वो शादी के लिए क्या है वो एक्टिव हो जाएगा, तो आप समझते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है तो वो इस हार्मोन्स के कारण क्या हो जाता है, उसमें जो है वो युवा अवस्था क्या है, जल्दी आ जाती है। धृतराष्ट्र आपको पता है इनके 100 बच्चे थे। कितने बच्चे थे इनमें, 100 बच्चे थे इनके। नाम में ही राष्ट्र लगा, देखो राष्ट्र लगा है। कितने बच्चे थे इनके, 100 बच्चे थे। तो यदि कोई व्यक्ति जन्मांध है तो फिर क्या है, उनमें जो है वो क्या है, सेक्सुअल जो है वो डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है और जल्दी हो जाता है, याद रखिएगा। इसलिए उनकी युवा अवस्था क्या है, जो है वो बहुत तेजी से चलती है। तो इसलिए 100 बच्चे थे इनके पास, काफी समय था। जबकि इन्हीं के भाई थे पांडु। कौन थे इनके भाई, इनके भाई थे पांडु। तो इनके 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे। जबकि धृतराष्ट्र के कितने थे, तो 100 बच्चे थे ये। क्योंकि जिनके पास आंखें रहती है उनके पास और भी कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखें। तो ये कौन सा हार्मोन है, मेलेटोनिन हार्मोन है। चलिए, इतना सफिशिएंट है। अब आगे जाते हैं। फिर उसके बाद कौन सी ग्रंथि है, इसके बाद है कुछ क्लास तो 2 घंटे की चलती है कम से कम। अब हम लोग पढ़ते हैं, पीनियल पढ़ लिया, थायराइड पढ़ते हैं हम लोग, थायराइड। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि। थायराइड की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पाई जाती है, नेक में पाई जाती है, हमारे गर्दन में, गर्दन में पाई जाती है यहाँ पर, है ना, ये याद रखिएगा। और मान लीजिए आपकी गर्दन है, ये यहाँ पर पाई जाएगी, नेक में पाई जाती है। और ये नेक की यदि हम बात करें, हमारी गर्दन थोड़ी सी जो है वो, इसको हम लोग बड़ी बना, ये एच के आकार की होती है। कैसी होती है ये, एच के आकार की होती है। कुछ इस तरीके से जो है वो ये पाई जाती है, एच के आकार की होती है, लिख लेना।
इसका आकार कैसा होता है? एच आकार की होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एच आकार की होती है ये। जल्दी से लिख लीजिए, थायराइड। ये लास्ट है, इसके बाद फिर बाद में ही पढ़ेंगे हम लोग। एच आकार की पाई जाती है, इसकी कमी से इससे एक हार्मोन्स निकलता है, उसका नाम लिख लीजिए पहले। इससे हार्मोन निकलता है और उसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की यदि हम बात करते हैं तो ये पूछ लेता है कहाँ से निकलता है? ये थायराइड से निकलता है। और थायरोक्सिन की कमी से इसका लेवल कम हुआ तो भी समस्या आ जाती है, और इसका लेवल क्या है यदि बढ़ जाए तो भी समस्या आ जाती है। अधिकता कमी से हो जाता है घेंगा रोग, जिसे हम लोग कहते हैं गोइटर। क्या कहते हैं? गोइटर या घेंगा रोग। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन ये वाला है। अधिकता से हो जाता है एक्सपोथेमालिया। एक्सपोथेमालिया इंग्लिश में याद रखिएगा, माफ करिएगा, हिंदी में कुछ मिलता नहीं है इसका। एक्सपोथेमालिया होता क्या वो मैं बता दूंगा। घेंगा रोग तो सभी लोग जानते हैं, जिसमें आपने देखा होगा गला जो है वो क्या है, बढ़ जाता है। गोइटर रोग हो जाता है। अधिकता से क्या होता है? एक्सपोथेमालिया हो जाता है। एक्सपोथेमालिया में क्या होता है कि आंखें जो है वो क्या हो जाती हैं? बड़ी बड़ी हो जाती हैं, सूजकर जो है वो बाहर आ जाती हैं। जैसे इरफान खान वगैरह थे, आपने देखा होगा कि आंखें जो है वो बड़ी बड़ी थी। अमरीश पुरी की जो आंखें थी, है ना, तो वो भी क्या है, बड़ी बड़ी थी थोड़ी। एक्सपोथेमालिया। या फिर यहाँ एक्स दिखाई दे रहा है, जब कोई छोड़ के चली जाती है तो फिर आंखें खुल जाती हैं, तो उसी तरीके से याद रखें आप, आंखें इसमें क्या हो जाती हैं? बाहर आ जाती हैं। आईज कम्स आउट, ठीक है ना, आंखें बाहर आ जाती हैं। तो ये है एक्सपोथेमालिया डिजीज। तो ये याद रखना है आपको, थायरोक्सिन की वजह से होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो गोइटर रोग है या घेंगा रोग है, ये किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन में रहता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से रहता है, क्योंकि आयोडीन के प्रेजेंस में क्या बनता है? थायरोक्सिन बनता है। क्वेश्चन ये जाता है कि थायरोक्सिन किसके प्रेजेंस में बनता है, किसकी उपस्थिति में बनता है? तो आपको याद रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। इसकी उपस्थिति में क्या बनता है? थायरोक्सिन बनता है। और जब थायरोक्सिन यदि कम बनेगा तो क्या हो जाएगा? गोइटर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में दो कुछ भी रहे, आपको क्या लगाना है? बस ऑप्शन के हिसाब से लगाना। आयोडीन है तो आयोडीन लगाना है, थायरोक्सिन दिया है तो थायरोक्सिन लगाना है। वो 8-10 से होगी क्लास, कोई टेंशन नहीं है, बस ये होने ही वाला है, टॉपिक हो गया हमारा। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, 2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं। थायरोक्सिन की कमी से एक और बीमारी होती है जिसका नाम है हैशीमोटो। ये क्वेश्चन पूछा था, सीडीएस का क्वेश्चन है। हैशीमोटो बीमारी किसकी कमी से होती है? ये थायरोक्सिन की कमी से होती है। हैशीमोटो बीमारी थायरोक्सिन की कमी से होती है। और हैशीमोटो जो बीमारी है, इसी को कहा जाता है सुसाइड वेग ऑफ, सुसाइड वेग नहीं लिखिएगा, सुसाइड ऑफ थायरोक्सिन या सुसाइड ऑफ थायराइड। क्योंकि ये क्या करने लगता है कि जब आपको ये बीमारी होती है हैशीमोटो, तो ये हमारे शरीर में क्या है, जहर बनाने लगती है ना, पॉइजन का जो है वो निर्माण करने लगती है। और इसी की वजह से फिर क्या है, जब ये पॉइजन ज़्यादा कम निकलता है तो थायराइड जो है वो क्या है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो इसी को कहा जाता है सुसाइड ऑफ थायराइड। किसे कहा जाता है? हैशीमोटो को कहा जाता है। ये इसकी
कमी से होती है बीमारी, इसे भी याद रखिएगा, हैशिमोटो बीमारी। शरीर में क्या होता है, जहर का निर्माण होने लगता है, तो बहुत ही खतरनाक जो है वो डिजीज है ये भी। चलिए आज फिर हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और इसके बाद फिर हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। कल एक छोटा सा टॉपिक है उसे भी हम लोग कोई पढ़ लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर बाद में, सभी लोग अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट। अब मैथ्स की क्लास होगी यहाँ पर। चलिए थैंक यू सो मच।